नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। सत्ता वाकई में निर्दयी होती है। 2 दिन पहले तक जिस चेहरे पर महागठबंधन को भरोसा था, यकीन था, उसमें भविष्य दिखता था, वो चेहरा आज सलाखों के पीछे है। मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन का, जो लैंड स्कैम मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए और फिलहाल वो रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। नई सरकार चुन ली गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए हैं। उनके साथ आज 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के तरफ से आलमगीर आलम मंत्री बनाए गए हैं। दूसरा आरजेडी के जो इकलौते विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, चतरा से जीत करके आते हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। इस वक्त सरकार को बचाए रखने की पहली प्राथमिकता है। महागठबंधन के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं इसी में दिन रात लगे हुए हैं और आलम में है कि सरकार बनने के बावजूद महागठबंधन के विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। ऐसे में उनको जो आलीशान होटलों में जो सुविधाएं मिल रही है वो तो एक चर्चा का विषय है ही, लेकिन जिस तरीके से अपने नेता को भूलकर कई सारे ऐसे चेहरे जो हैदराबाद में हैं इस वक्त आलीशान होटल में भी बेचैन हैं। उनकी बेचैनी अपने नेता की परेशानियों को लेकर के नहीं है, बल्कि अब उनकी बेचैनी शिफ्ट हो गई है दूसरे चीज़ों को लेकर के। दरअसल अब चंपई सोरेन की कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन नए चेहरे को जगह मिलेगी, या फिर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जो चेहरे शामिल थे उन्हीं को दोबारा से मौका दिया जाएगा। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए जो महागठबंधन के विधायक इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, आलीशान होटलों में रहने के बावजूद चैन उनके मन में नहीं है, बेचैनी लगातार बनी हुई है। और ये दावा फॉलो अप इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कई सारे विधायक जो हम लोगों से संपर्क में हैं वो लगातार इसी बात की चिंता में बैठे हुए हैं और ये जो चिंता है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। कई सारे विधायकों की नाराज़गी भी अब फ़ोन कॉल्स के ही जरिए जो है धीरे धीरे सामने आने लगी है। हमारे साथ इस चर्चा में मनोज पांडे रहेंगे और सनी शरद भी रहेंगे। सबसे पहले पांडे जी से मैं सवाल करूंगा और पांडे जी, सवाल ये है कि अब जबकि सबसे पहली प्राथमिकता ये जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है चंपई सोरेन के नेतृत्व में, उसको बचाए रखने की है। ये बात इसलिए भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि यही वजह है कि महागठबंधन के विधायकों को सरकार बनने के बावजूद हैदराबाद ले जाया गया, लेकिन विधायकों की चिंता कुछ और है। वो मंत्री बनने की चिंता में वहाँ पे जो है परेशान दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज यह अगर इतना सरल होता कि मुख्यमंत्री की जगह चंपई सोरेन और चंपई की जगह और कोई बारवा, तो सारा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाता। दरअसल इसी वजह से फ्लोर टेस्ट के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार रखने की योजना है। अब जाहिर सी बात है कि जो पिछले सरकार में मंत्री बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए, वो 4 साल अपने अरमानों को दबा कर रखे, तो एक बार फिर से जब मौका मिला है कि वो उनके पास है, एक रोशनी निकल कर सामने आई है, तेज रोशनी की, वो बन सकते हैं, उम्मीदों भरी रोशनी। हाँ, तो वो कोशिश में भी लगे हुए हैं और उनकी बेचैनी भी लाजमी है कि भाई हमको मौका मिलना चाहिए। और इसमें कई लोग सफल भी हो जाएंगे और कई लोग असफल भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर संतुष्ट मंत्री पद से ही होना है तो मुख्यमंत्री को लेकर 12 लोग ही सिर्फ संतुष्ट होंगे। अगर यही एक संतुष्टि की वजह है तब तो 12 लोग ही संतुष्ट होंगे, बाकी तो एक जो 42 में से 30 होंगे वो असंतुष्ट ही होंगे। तो 3 तो हो गया, मुख्यमंत्री सहित आज 2 विधायकों ने शपथ ली, 2 मंत्री बन चुके हैं, तो बाकी के 9 बचे हैं। हाँ, 9 में अब जैसे कांग्रेस
कोटे से जो मुझ तक जानकारी आ रही है कि ये लगभग तय हो गया है कि उसमें से संभवतः 2 मंत्री बदले जाएंगे और तीसरे भी बदले जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो बिल्कुल पांडे जी जो बता रहे हैं कि कई सारे चेहरे जो है बदले भी जा सकते हैं। हम आपको इसी लाइव डिस्कशन में बताएंगे भी कि वो कौन से नाम हैं जिस पे बदलाव हो सकता है। लेकिन सनी, आपसे भी वही सवाल कि ये जो परिस्थितियां बनी है झारखंड में, जो सियासी संकट आया, हालांकि फिलहाल तो वो दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री चुन लिए गए, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, अब फ्लोर टेस्ट की बारी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले कई सारे जो आपको खुद विधायक भी फ़ोन कर रहे होंगे, कैसे इसको देखा जाना चाहिए कि ये जो मंत्री बनने की जो उम्मीद है वो क्या ज़्यादा भारी पड़ सकता है महागठबंधन पे? अब बिल्कुल देखिए, उम्मीद तो है और इस उम्मीद को सरकार बनने के बाद से ही जिंदा रखा गया। और ये पिछली सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी जिंदा रखा गया, जो एक मंत्री का पद जो है खाली रखा गया, और इस सरकार में भी रखा गया। और यही उम्मीद जो है शुरू से जिंदा रही। कई ऐसे विधायक हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, वो वादा किए थे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था 2019 में, जब बहुमत मिला था इस गठबंधन को, तब कि 2.5 साल बाद इन मंत्रियों को बदल के फिर चेहरा बदला जाएगा। तो 2.5 साल के बाद तो चेहरा बदला नहीं गया। अब चूंकि 4 साल बाद ये मौका मिला है, अचानक से एक्सीडेंट के रूप में ही इसको कहा जाए, तो वो चाह रहे हैं कि चेहरा बदले और उन्हें मौका मिले। और इसे लेकर कुछ विधायकों में नाराजगी है। नाराज होने वाले विधायक में जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी अभी हैं मीर अहमद, उनसे बंद कमरे में उनकी मुलाकात भी हुई है और मुलाकात करके उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है कि 4 जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से फिलहाल जो थे अभी, उसमें बदलाव होना चाहिए। आप उसमें वो बता रहे हैं कि जो 4 मंत्री हैं, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, इन लोगों के काम से लोग खुश नहीं है, ये वो बता रहे हैं। और वो नाराजगी दूर करने के लिए चेहरा बदलना जरूरी है। और चेहरा 2-3 तरीके को देखते हुए पैमाना जो है कि कैसे किसको चुना जाए, उस हिसाब से रखा जाए। इरफान अंसारी बता रहे हैं कि भाई झारखंड में अंसारी जो है वो उसका वोट प्रतिशत कितना है देखिए, युवा है, पढ़े लिखे हैं। उमा शंकर अकेला यादव जो है वो इस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस में इकलौता हम ही यादव हैं, चूंकि प्रदीप यादव हैं, लेकिन प्रदीप यादव तो टेक्निकली देखिएगा तो जेबीएम के वो विधायक हो जाएंगे, तो वो कहेंगे तो वो विधायक दल के उप नेता हैं कि उस हिसाब से जो है यादव के हिसाब से जाति के आधार पे उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसी तरह कुछ और विधायक हैं, करीब 8 विधायक ऐसे हैं। इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला जैसे कई सारे विधायक बेचैन हैं और मंत्री बनना चाहते हैं। पांडे जी, एक जो सन्नी ने जो बातें कही इरफान अंसारी के हवाले से, ये जो 2.5 साल वाली जो बात है, ये तो सिर्फ कांग्रेस कोटे के जो मंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, अगर ये सच भी है तो ये उन पे ही लागू होना है। बिल्कुल उन पे ही लागू होना है। और ये दरअसल उस तरीके की बातें हैं कि मतलब कह दिया जाता है फिलहाल शांत कर। अविनाश पांडे भी नहीं है। हाँ, और अविनाश पांडे भी नहीं है। और दूसरी साथ मीर साहब ने ये कहा आज बंद कमरे में, मेरे पास इसकी पुख्ता जानकारी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो पाकुड़ चले गए, तो प्रभारी यहाँ थे और प्रभारी को ये था कि मुख्यमंत्री का शपथ हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वयं जाए राहुल जी के पास, और वो गए भी। तो मीर साहब ने सारे विधायकों से भी बात की, लेकिन अभी फिलहाल इस मुद्दे पे नहीं पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जो आलमगीर साहब और तमाम लोगों जो सीनियर लोग हैं या फिर दिल्ली फ़ोन किया, बोले कि कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए हम लोगों को कि मतलब बनाना की जगह और बिगड़ जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो मोराबादी राजकीय अतिथिशाला में सारे विधायकों से मीर साहब ने बात की थी, कैसे 1-to-1 भी बात की थी, उसमें जिनका ये जिक्र कर रहे हैं नाम का, वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। हाँ, तो प्रभारी से कई एक विधायकों ने शिकायत की और कई जो उन्होंने मंच मोर्चा और जो बोर्ड निगम के भी जिनको मिला है दायित्व, तो उनकी भी बैठक की। तो उसमें एक बात उठा कि बादल जी के यहाँ से जो मार्केटिंग बोर्ड हुआ, आज तक उसका पूरा गठन नहीं हुआ, जबकि कई बार इस बात को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था।
अविनाश पांडे को भी आश्वासन दिया था, उससे पहले मतलब प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया था, और कई बार उनसे कहा भी गया कि इसको कर दीजिए, पर वो नहीं हुआ। उसके अलावा अब कांग्रेस इस बात पर टिकी है कि मेरे यहाँ सब तो सब एसेट हैं, लेकिन कार्यकर्ता किसको लायबिलिटीज मानने लगे हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा मंत्रिमंडल का चेंज होना चाहिए। तो ऐसे मंत्री जिनका दरवाज़ा हमेशा 24 घंटा कार्यकर्ता के लिए खुला रहता है और मोबाइल खुला रहता है, तो पहला नाम आया आलमगीर आलम का। इस वजह से कहा गया कि आप फिर से दोबारा शपथ ले लीजिए। और उसके बाद अब सबकी समीक्षा हो रही है कि कौन कार्यकर्ताओं से, मतलब कार्यकर्ता अपनी तक बात नहीं रख पाता, या बात रख पाता भी है तो वो मंत्री नहीं काम करा पाते या नहीं करते हैं, टाल मटोल का स्थिति है। उस तरीके से सारी बातें। कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, उसमें आलमगीर आलम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो कई जो मंत्री, बाकी जो 3 हैं, उस पर भारी नाराज़गी पहले भी रही है। मीडिया के बीच पहले भी ऐसी खबरें निकल करके आती रही है। कांग्रेस पार्टी के खुद कार्यकर्ता नाराज़ रहे हैं। आम जनता की नाराज़गी तो खैर है ही है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज रहे हैं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से। और यही बात है कि एक विचार चल रहा है कि क्या इनको बदला जा सकता है। सनी शरद आपको एक एक करके बताएंगे, और ये सबसे पहले तो बताएंगे कि अब तक कौन कौन ऐसे चेहरे थे जो मंत्री थे हेमंत सोरेन कैबिनेट में, और किनका नाम कट सकता है, और कौन नए चेहरे जो है मंत्री बन सकते हैं। सनी, अगर आप एक एक करके, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अगर आप शुरू करना चाहें, तो पहले आप जेएमएम की तरफ से बताएं कि कौन कौन मंत्री थे हेमंत कैबिनेट में, उनका अभी क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे भी बदलाव दिख सकता है, और अगर बदलाव दिख सकता है तो किन नामों पे चर्चा है। बिल्कुल, देखिए, चर्चा के आधार पर हमने पूरी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी बना ली है। जो चर्चा चल रही है या फिर जो संभावना जताया जा रहा है कि इनका नाम इसमें शामिल हो सकता है। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसके अलावा 2 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें कि आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता। तो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आलमगीर आलम कांग्रेस से और सत्यानंद भोक्ता आरजेडी से हैं। तो ये तीनों ले चुके हैं। पहले जो बंटवारा हुआ था मंत्रिमंडल का, उस हेमंत कैबिनेट में CM+5 थे। हाँ। तो एक तो मुख्यमंत्री, और उसके अलावे चंपई सोरेन थे, मिथिलेश ठाकुर थे, हफीजुल हसन अंसारी थे, जोबा मांझी थी और बेबी देवी। तो 5 तो ये 5 लोग थे हेमंत सोरेन के अलावे। अब क्या हुआ, अब चंपई सोरेन CM बन गए। तो अब सवाल है कि चंपई सोरेन जो मंत्री थे उनके जगह पर कौन बनेगा। कोई एक नया चेहरा आएगा। कोई एक नया चेहरा आएगा, और चूंकि ST कैटेगरी से थे तो ST कैटेगरी का हो। तो चर्चा इस बात की है कि इसी जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। और आप तमाम चैनलों में जो है सुबह से ये खबर देख भी रहे हैं कि डिप्टी CM बसंत सोरेन को बनाया जा सकता है। डिप्टी CM बनाया जा सकता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मंत्री लगभग इनका बनना तय है, ये चर्चा है। और ये चर्चा के आधार पर ही हम लोग तय कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जो बोल दिए कि वही होगा। इसके बाद मिथिलेश ठाकुर पर बात करते हैं। मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे, अभी तक वो उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, वो मंत्री नहीं बने हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर सवाल है, लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार मिथिलेश ठाकुर को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। इसके पीछे जो कारण है वो भी बताएंगे, पांडे जी बताएंगे कि मिथिलेश ठाकुर कंटिन्यू करेंगे, उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है फ्लोर टेस्ट के बाद। तो उसके पीछे क्या कारण है पांडे जी? पहली बार पलामू प्रमंडल से कोई जेएमएम का, मतलब एक बार चूंकि भानु प्रताप शाही ने मदद किया था तो सांसद कामेश्वर बैठा बने थे जेएमएम से। तो पहली बार जेएमएम के कोई सिंबल वहां लेकर खड़ा हुआ अपने बदौलत। हाँ, और वो जीता और उसका प्रभाव भी हुआ। प्रभाव ये हुआ कि पूरे पलामू प्रमंडल में और खासकर पलामू और गढ़वा में जेएमएम मतलब अब दिख रहा है बैनर पोस्टर में। जेएमएम को संथाली पार्टी बोला जाता था। हाँ। वो अब पलामू प्रमंडल में भी दिखने लगा है, झंडा बैनर दिख रहा है। अब आलम यह है कि एक जो छोटे राजा हैं वो भी हमेशा से संपर्क में है, शायद पार्टी में है वो, और वहाँ पे पार्टी स्ट्रांग हो रही है। दूसरी बात,
अपर कास्ट से वो सिंगल हैं, ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। हाँ, जेएमएम कोटे से। और पलामू प्रमंडल को इस बार ये माना जा रहा है कि वहाँ पे 1-2 सीट जेएमएम ने अपने सर्वे में दिखाया है कि वो जीत रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान मिथिलेश ठाकुर का होगा। और पिछले बार भी वो हेमंत सोरेन के करीबियों में से एक थे, तो लिहाजा उनका बनना लगभग तय है कि वो फिर से मिथिलेश ठाकुर शपथ लेंगे। मतलब मिथिलेश ठाकुर कंटिन्यू कर सकते हैं चंपई सोरेन के कैबिनेट में भी। सनी, अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है हफीजुल हसन अंसारी। हफीजुल हसन अंसारी जो है मधुपुर से उपचुनाव जीत कर आए। हाजी हसन अंसारी इनके पिता का जो है उनके देहांत के बाद, निधन के बाद, और विधायक बनने से पहले ही इन्हें मंत्री बनाया गया। अब सवाल है कि ये फिर से रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो जवाब यही है कि ये रहेंगे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में इकलौते ये अल्पसंख्यक मुस्लिम विधायक हैं, क्योंकि इनके अलावे गांडे के विधायक सरफराज अहमद थे जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो इनको बनाना तो एकदम लग रहा है कि निश्चित है। अगर पार्टी अपने हिसाब से कुछ मना भी लेती है, लेकिन मैसेज गलत जाएगा। जिस तरह से मुस्लिमों का वोट अभी जेएमएम के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ा है, वैसे में तो इनका बनना तय माना जा रहा है। ये कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और चूंकि बार बार जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो आखिरी है, चर्चा यही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्हीं नामों पे जो है सहमति बननी है। इसके अलावे जोबा मांझी का नाम है, जो मनोहरपुर की विधायक हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में ये मंत्री थी। जोबा मांझी बेहद ही साधारण, अभी भी जब मंत्री रहते भी हवाई चप्पल पहन के उनका चलते कई तस्वीर वगैरह वायरल हुआ। माना जाता है कि हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं और हेमंत सोरेन बहुत मानते भी हैं इन्हें, और मीडिया से बहुत दूर रहती हैं, कभी भी इनका बयान वगैरह चलते कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जोबा मांझी कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी। तो जो चर्चा है उसके अनुसार जोबा मांझी कंटिन्यू नहीं कर सकती है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कोल्हान से आती हैं, और कोल्हान से कोल्हान टाइगर को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो एक ही जगह से 2 व्यक्ति को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब पांडे जी से भी ले लेते हैं कि पांडे जी, अगर जोबा मांझी के को ड्रॉप करने की चर्चा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो चंपई सोरेन की कैबिनेट में कंटिन्यू नहीं करें, क्या वजह है तब, जबकि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में वो थी, नज़दीक भी मानी जाती हैं सोरेन फैमिली से? देखिए, जब जोड़ा पत्ता सिंबल था तब से जोबा मांझी का दबदबा है उस एरिया में। नो डाउट उनसे ये रिक्वेस्ट करके उनको ये कहा जाएगा कि आप अपने मन से त्याग दे दीजिए, उनको ये रिक्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार उनको स्थान नहीं मिल रहा है। तो रीजन क्या है? सनी जो बोल रहे हैं कि कोल्हान से ऑलरेडी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो पहले भी तो संथाल से कई सारे चेहरे एक साथ मंत्री रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री के अलावे मंत्री भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? उसका जवाब आप दीजिए। उसका देखिए, उसका एक वाइटल आप कारण समझिए। कोल्हान में अभी अच्छी पकड़ है जेएमएम की। कोल्हान वर्सेस संथाल जेएमएम में चलता रहता है, ये शुरू से विवाद है। जब मतलब बाबा एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, झारखंड आंदोलन हो रहा था, उस समय भी संथाल परगना जो है वो अपने आप को कहता था कि हम ज़्यादा करीबी हैं मतलब जेएमएम के, और कोल्हान करता था क्योंकि वही पूरा बैंक्वेट था बर्रागोड़ा से लेकर और तमाम संथाल और बंगाल का वो जो 24 परगना है, वहीं पे आंदोलन, झारखंड आंदोलन काफ़ी तेज था। मतलब प्रतिस्पर्धा रहता है, मतलब हाँ, विवाद वाली बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा वाली बात है। तो एक ऑलरेडी हैं। दूसरी बात कि अभी जो 5 विधायक हैं चाईबासा के, उन 5 विधायक में दीपक बिरुवा बहुत समझदार, मतलब अध्ययन करने वाले हैं, उनका दूसरा टर्म भी है, और वहाँ से नाम बनाकर संथाल पर इस बार चूंकि सीएम हो गए कोल्हान के, तो डिप्टी सीएम संथाल को दिया जा सकता है,
और एक्स्ट्रा मंत्री पद भी दिया जा सकता है जेएमएम के तरफ से, ताकि ये प्रतिस्पर्धा में कहीं संथाल पीछे न। बसंत सोरेन तो जो मंत्री पद, जो चंपई सोरेन अब चूंकि सीएम बन गए हैं तो उनका एक सीट तो खाली हुआ मंत्री कोटे का, तो बसंत सोरेन का तो नाम उस पर आ रहा है। तो जोवा मांझी की जगह कौन ले सकते हैं अगर जोवा मांझी को ड्रॉप किया जाता है तो? जोबा मांझी के जगह पे आपको मैं बता दूं, एक तो दीपक बिरुवा भी हैं, लेकिन वो संथाल समाज से नहीं, हाँ। लेकिन वो कोल्हान से आते हैं। और स्टीफन मारांडी जो अभी दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब थे 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, उनका भी नाम आ रहा है, वो संथाल से हैं। तो ये दोनों व्यक्तियों का नाम आ रहा है। और इसके अलावा भी कोल्हान से ही नाम आ रहा है विधायकों का, लेकिन माना जा रहा है कि जोबा मांझी की जगह पर जो है वो तो स्टीफन मरांडी या फिर स्टीफन मरांडी की तो तबीयत हमेशा खराब रहती है। बीच में एक खबर ये भी आया कि उनकी बेटी अब उनके इलाके में अब कैंप कर रही हैं। ये खबर नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है कि स्टीफन मरांडी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2024 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लगभग घोषित हो गया। चर्चा तो यहाँ तक हो गई कि स्टीफन मरांडी के सीट से हो सकता है कि हेमंत सोरेन 2 जगह से जो चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं, चूंकि 19 में 2 जगह से लड़े थे, दुमका और बरहेट, तो दुमका से तो बसंत सोरेन खड़े हो गए, तो दूसरा जगह कौन सा होगा। तो चर्चा ये थी कि स्टीफन मरांडी की सीट से हेमंत सोरेन लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका सेहत ठीक नहीं है। स्टीफन मरांडी से जब इस मसले में बात हुई, मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी बेटी विदेश से पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आई है, और ग्राउंड से खबर यह है कि उनके साथ लगातार उनकी बेटी कैंपेन कर रही है, घूम रही है। तो यह स्पष्ट हो गया कि वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं और बेटी चुनाव लड़ने वाली है। तो इसलिए उनकी उम्मीद कम लग रही है मंत्री बनने की। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अभी सर्किट हाउस में जो विधायकों को रखा गया था, चंपई सोरेन नेतृत्व कर रहे थे, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। लेकिन चंपई सोरेन को जब भी कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ती थी, हर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे पर वो स्टीफन मरांडी के पास जाकर सलाह ले रहे थे। तो सलाह ले रहे थे, तो इसके क्या मतलब निकाले जाए, ये दर्शक पर भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जोबा मांझी के जगह पर गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, चूंकि सुदीप सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक माने जाते हैं और जेएमएम से ये 89 से जुड़े हुए हैं। तो उस समय से लगातार लगभग 35 साल से जो है 3.5 दशक से ये एक पार्टी में जुड़े हुए हैं और अब तक किसी अहम पद पर नहीं रहे हैं। तो ये मौका है कि उनको सही जगह देने का, और जिस हिसाब से जो जेएमएम सदन में बात भी रखते हैं वो युवाओं को अपना जो जेएमएम का जो पक्ष है वो युवा, आपने देखा होगा कि जब भी बड़ा आंदोलन युवाओं ने किया है रोजगार को लेकर के, तो आगे चेहरा के तौर पे जेएमएम से सुदीप सोनू और बाकी दूसरे चेहरे जाते थे मनाने, या फिर क्या आगे का प्लान है वो समझाने सरकार की। वो मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर काम कर रहे थे। थिंक टैंक हैं, बहुत साफ गोई से, बहुत स्पष्टता से बात बोलते हैं, बहुत घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। तो अभी चूंकि चंपई सोरेन की जो सरकार है उसमें कुछ ऐसे लोग चाहिए, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, जो चंपई सोरेन की इसका सिपाही बनकर मजबूती के साथ खड़े रहे। और मुझे लगता है कि जोबा मांझी 1 साल में काम भी कर सके और रिजल्ट भी दे सके। जो कुछ भी नाराजगी है, युवाओं की नाराजगी रोजगार को लेकर, या फिर तमाम जितने वादे हैं जो जेएमएम ने किया, या फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते कर दिए और फिर अभी नहीं है, तो वो कैसे पूरा हो। चूंकि आज बोले भी कि वो उन सब चीज़ों को पूरा करना है, अधूरा छोटी चीज़ों को, तो उसके रोडमैप पर कैसे काम हो, जो पीछे का जो पहले रोडमैप बन चुका है आगे का, तो उस पर मुझे लगता है कि जोबा मांझी के जगह पर सुदीप सोनू को रखा जा सकता है। इनके नाम की चर्चा है, भले ही बातचीत में सनी शरद या मैं या फिर मनोज पांडे अगर ये बोल दे रहे हैं कि मुझे लगता है नहीं, ये बल्कि इन नामों पे चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, इन पार्टियों के अंदर, इसलिए हम लोग ये बातें आपको बता रहे हैं। अब अगला नाम जो है, और एक विशेष कारण है स्टीफन मरांडी का, जो चर्चा का विषय है। हाँ, नहीं, सुदीप सोनू पे भी है, वो निस्वार्थ रूप से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइमर विधायक है।
स्टीफन मरांडी इस बार फर्स्ट टाइमर का बहुत सारा बैरियर टूटेगा चंपाई सोरेन की कैबिनेट में। जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के कोटे का जब हम लोग बातचीत करेंगे, जो चर्चा है पांडे जी, तो उसमें भी कोई फर्स्ट टाइमर जैसा कोई बातचीत नहीं। नहीं, ये जेएमएम में भी नहीं रहेगा, नहीं तो मिथिलेश ठाकुर कैसे बनते पहले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुदीप सोनू नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हैं अगर मंत्री के लिए, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय जो बार बार यहाँ से डिमांड भी रखा गया, अखबारों में आपने खबर भी सुना होगा, इस वजह से आपको याद होगा कि उसी के बाद सरकार फैसला ली। तो क्रिश्चियन समुदाय से एक नाम मंत्री पद में होगा, इसकी संभावना इस बार अधिक है, बिल्कुल अधिक है, और वो कांग्रेस कोटे से वो नाम हो सकता है। हाँ, जेएमएम चाह रही है कि वो स्टीफन मरांडी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सनी जी, अब पांचवा नाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 5 मंत्री होंगे सीएम के अलावे, मतलब कि चंपाई सोरेन के अलावे, तो 4 पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें हमने आपको बताया कि चंपाई सोरेन के जगह बसंत सोरेन लेंगे, जगह ले सकते हैं। तो पहला एक नाम हो गया, मिथिलेश ठाकुर कंटिन्यू करेंगे ऐसी चर्चा है। वे दूसरा नाम हो गया हाफिजुल अंसारी हसन कंटिन्यू करेंगे, ये 3 हो गया। चौथा में जो जोबा मांझी हैं, इनको ड्रॉप करने की बात आ रही है, और इनके जगह पे सुदीप सोनू, स्टीफन मरांडी, जैसा कि बता रहे हैं पांडे जी, ये हो सकते हैं। अब जो 5वां मंत्री जो रही हैं हेमंत कैबिनेट में, बेबी देवी, जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जगह ली थी, उनकी पत्नी हैं, ये भी कंटिन्यू कर सकती हैं। अब बिल्कुल देखिए, इनको अगर कंटिन्यू नहीं किया जाता है तो आप समझिए कि जेएमएम का जो पूरा नाम भी था वो महतो, जेएमएम में एक एम जो है वो महतो ही है, महतो मांझी की पार्टी जो है इसको बोला जाता था। तो महतो समुदाय से ये इकलौती मंत्री थी और इनको कंटिन्यू किया जाएगा। चूँकि जगन्नाथ महतो का इतना बड़ा नाम था, सरकार के खिलाफ इतनी नाराज़गी होने के बावजूद डुमरी में 17,000 के आसपास वोट से ये उपचुनाव जीती। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जगन्नाथ महतो का नाम था, उनके प्रति लोगों का सम्मान था, तो ये जीती हैं। और चूँकि मंत्री बनाया गया, अगर इन्हें नहीं भी बनाया जाता है तब कहा यही जाएगा कि जीतने के लिए सिर्फ चुनाव से पहले इन्हें मंत्री बना दिया गया था। एक तो है कि जातीय समीकरण के आधार पे, दूसरी बात है कि जगन्नाथ महतो के नाम और सम्मान के आधार पे, और तीसरी बात ये कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर बोले लोग, तो ये इनका बनना लगा। पांडे जी, ये जो बेबी देवी को लेकर के है कि जो हेमंत कैबिनेट में इनको मौका मिला, विधायक बनने से पहले ही बाकायदा इनको मंत्री बनाया गया था हाफिजुल हसन के तर्ज पर, तो इनको लेकर के है कि ये कंटिन्यू करेंगे। आप मतलब किस तरीके से इस चर्चा पे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसकी एक और वजह, 2-3 वजह मैं बता देता हूँ। सुदीप सोनू को इसलिए भी पार्टी चाह रही है मंत्री बनाना क्योंकि इस बार गिरिडीह लोकसभा से मथुरा महतो उम्मीदवार होंगे, और बेबी देवी का जगह अगर कोई ले सकता था तो मथुरा महतो ही ले सकते हैं, और वो स्वयं कैंडिडेट होंगे लोकसभा के। तो इसलिए उनका भी चांसेस बनता है कि वो अगर मंत्री बनेंगे तो वो जगह और मजबूत होगा। लेकिन बेबी देवी मतलब अगर उनको बनाते तो मथुरा तो उम्मीदवार होंगे लोकसभा के, ये लगभग ऑलमोस्ट तय है। तो इस वजह से बेबी देवी को बनाना भी तय है। और ये चूंकि एक और कारण है कि जोबा मांझी को ड्रॉप किया जा रहा है, तो महिला भी होना चाहिए, इस वजह से इनका नाम जो है। और दूसरी बात, एक और सबसे वाजिब कारण है, वो ये है कि वो उन मंत्रियों में शामिल हैं जो एसेट या लाइबिलिटी से इतर उनको वही चीज़ फॉलो करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जो सरकार के तरफ से निर्देशित होगा। मतलब वो अपना ज़्यादा इफ़ बट क्वेश्चन वो नहीं करेंगी, और उनके पास वो विभाग भी था वैसा कि उन पे बहुत ज़्यादा दायित्व नहीं था। तो बिल्कुल, अब हम लोग कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उस पे चर्चा करते हैं। और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आपको याद है कि 4 मंत्री कांग्रेस कोटे के से बनाए गए थे, जिसमें से पहला नाम आलमगीर आलम का था, जो चंपाई सोरेन की कैबिनेट में वो मंत्री बना दिए गए हैं। यानी कि आज चंपाई सोरेन के साथ साथ उन्होंने भी शपथ ली है। शुरुआत में भी मैंने आपको ये बात बताई। इनके अलावे 3 और मंत्री थे। रामेश्वर उरांव हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री थे, बन्ना गुप्ता मंत्री थे, और बादल पत्रलेख मंत्री थे। तो अब सनी आपको बताएंगे कि
चूंकि आलमगीर आलम तो मंत्री बना दिए गए हैं, जो बाकी के 3 मंत्री बचे हैं, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, चूंकि सबसे ज़्यादा विवाद जो है कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर के ही है। आज से 6 महीना पहले से इस तरीके की खबरें लगातार बनते रहती है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएंगे, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी। इस तरीके का बयान जो है कांग्रेस के प्रभारी देते रहे हैं। अविनाश पांडे जब उस वक्त के प्रभारी थे तो बाकायदा उन्होंने इस तरीके का बयान भी दिया। तो एक जो नाराजगी भी है, आम जनता की नाराजगी तो है ही, साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी क्या इन तीनों विधायकों को मुश्किल में डाल सकती है? क्या लगता है सनी, ये कौन कौन लोग हैं जिनको बदला जा सकता है, और इन 3 नाम में से कौन ऐसा लकी चेहरा है जो कंटिन्यू करेगा चंपई सोरेन की कैबिनेट में? बिल्कुल, देखिए नाराज़गी तो है, और ये हम और आप नहीं बल्कि कई अखबारों में बाकायदा स्पेशल इंटरव्यू में इनके जो बड़े नेता हैं वो नाराज़गी जता चुके हैं और कह चुके हैं कि इनके कामकाज से पार्टी को वैसा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इसके कई उदाहरण हैं। आप देखिए कि अभी हाल में ये शुरू हुआ कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो जनता दरबार लगाएंगे। आप समझिए कि वो किस तरह से फेल हो गया, पूरी तरह से फेल्योर हो गया। वहाँ जनता दरबार में लोग जाते थे। मैं आपको अपना एक बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक दिन जनता दरबार लगाए थे। मेरे गांव का मुखिया आया और कहा कि वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका जो मेन डॉक्टर हैं वो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए हैं और वहाँ से डॉक्टर को जो है अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। और अस्पताल में कुछ इलाज नहीं होता है गाँव वाला जब जाता है तो। ऑन द स्पॉट बन्ना गुप्ता वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनको फ़ोन किया और बोले कि ऐसा कैसे हो रहा है, हीरो वाला स्टाइल में कि आप जांच कीजिए मामले की और पूरा रिपोर्ट दीजिए। 1 दिन 2 दिन बाद जब सिविल सर्जन को फ़ोन किया हम लोग पूछने के लिए कि क्या हुआ, मंत्री जी ऐसा आदेश दिए थे, तो बोला मंत्री जी ऐसा कोई आदेश नहीं दिए हैं। तो बन्ना गुप्ता फ़ोन लगा के भगवान से बात, मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि 1-1.5 महीना तक उसको फॉलो किया गया उस बात को लेकर के, लेकिन तो ये तो कांग्रेस के मंत्रियों का हाल है कि बोलते क्या है करते क्या है, नहीं बोलते हैं, फ़ोन लगाते हैं तो कहाँ ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस तरह बजरंगबली से बात करते हैं वो ऐसा कोई ऊपर कनेक्शन लग जाता है क्या। आप जब फ़ोन किया और आपका अधिकारी बोल रहा है कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया, आप समझ रहे हैं कितना सिस्टम में गैप है, लैक है। आप इस पर ना कार्रवाई किए, ना आप कोई जांच रिपोर्ट आया मंगवाए, ना फॉलोअप करके बताए, तो फिर ये ऐसे जनता दरबार से क्या फ़ायदा। तो ये लोग इतने दिन रह के धूल झोंकने का काम किए हैं और इससे नाराज़गी है। और ये नाराज़गी सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि इनके नेताओं में और बल्कि अन्य जो विधायक हैं कांग्रेस के। और उदाहरण मैं दे देता हूं सनी, होता क्या है, जो दर्शक हैं इनमें जो अभी जुड़े हुए हैं इनमें से भी कई दर्शक ऐसे होते हैं जब उनको कोई परेशानी होती है तो फ़ोन करते हैं। एक बार ऐसे ही एक दर्शक ने फ़ोन कॉल किया और चूंकि मुझे मालूम था कि आज जनता दरबार लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, चूंकि मंत्री लगाते थे, तो हमने कहा कि आप वहाँ चले जाइए और मंत्री जी से संपर्क कीजिए, आपका काम हो जाना चाहिए। बाकायदा मैं जिस भाषा का उस तरफ से जो इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल, और वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना भी, तो उसमें बाकायदा ये बोला कि उसको कोई उम्मीद ही नहीं है, और खास करके कांग्रेस कोटे के मंत्रियों से। तो आप समझिए कि कितनी नाराजगी है कि आपसे जो उम्मीद रख रहा है वो आपसे कोई सवाल भी नहीं करना चाहता है। अब थक गया है, आलम में हो गया है कि अब आपके पास जानने में उसको लग रहा है कि टाइम किलिंग है। वो बोल रहा है कि नहीं भैया आप लोग देखिए ना, कोई खबर चला दीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो परिस्थितियां ऐसी बनती है, लेकिन लेकिन नहीं बन्ना गुप्ता का, हाँ, रामेश्वर उरांव, तो रामेश्वर उरांव पर अभी चर्चा हो रही है। तो रामेश्वर उरांव देखिए, चूंकि चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि भाई चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लोकतंत्र में वोट से ही जीत कर आते हैं और आप डिक्टेटर टाइप से चलाइएगा, बन गए मंत्री अपने हिसाब से कीजिएगा, सामने वाले का कुछ नहीं सुनिएगा, तो उस हिसाब से फिर जवाब देना पड़ेगा पार्टी को चुनाव में, जनता के सामने। अभी भी मतलब आईपीएस अधिकारी हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लोग से भी बहुत कनेक्ट नहीं कर पाए। और वो नाराज़गी देखते हुए हो सकता है कि रामेश्वर उरांव के जगह पर किसी और को बनाया जाए। और कई बात है जिसको लेकर अंदर खाने भी नाराज़गी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उनके रिश्ते भी खराब हुए। रामेश्वर उरांव पे बातचीत पांडे जी से भी कर लेते हैं। पांडे जी, रामेश्वर उरांव को ड्रॉप करने की खबर है, चर्चा ऐसी है, हालांकि एक बातचीत ये भी आई कि
नहीं, कुछ लोगों का इच्छा है कि वो रहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो है उनके खिलाफ नाराजगी है और ड्रॉप किए जाने की चर्चा है। देखिए, जो बाकी 3 मंत्री बचे हैं कांग्रेस में, आप रामेश्वर उरांव पे पहले। मैंने सब पे बोल रहा हूँ, उसमें सबसे कम चांसेस जो ड्रॉप होने के हैं वो है बन्ना जी, कि उनको ड्रॉप किया जाए। नहीं, उन पे हम लोग बातचीत करेंगे पांडे जी, वो एक एक पे बातचीत कीजिए। रामेश्वर उरांव पे बात कीजिए। रामेश्वर उरांव को ये माना जा रहा है कि वो संभवतः आखिरी पाली खेल रहे हैं अपनी। एक दूसरी बात, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, विधायक के तौर पे उनको अगली बार टिकट ना मिले। दूसरी बात, वो माना जा रहा है कि अगर वो उनको मंत्री बनाया जाए, रखा गया, तो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटीज हैं, वो मतलब उनसे लाभ नहीं हो रहा है, मतलब वो एसटी का उस तरीके से चेहरा के तौर पे ना उभरे हैं। और दूसरी बात, वो उत्तराधिकारी चाह रहे हैं कि अपने पुत्र को ही वो जगह मिले। तो इन सारी चीज़ों के अलावा कई मतलब कार्यकर्ताओं ने ऐसा कहा कि रामेश्वर जी के पास जाने से काम नहीं होता है। ठीक, एक वक्त के बाद, शाम के बाद मिलते भी नहीं हैं। हाँ, वो देर शाम हो जाएगा तो आपसे मिलना वो नहीं मिलेंगे, और उनके पास सिस्टम है कि भाई आप समय लेकर जाइए मिलने। तो अब मतलब ये वो जो आईपीएस अधिकारी वाली जो टसन है वो अब तक है बरकरार। अब आप इसको आईपीएस अधिकारी कह लीजिए या उनका डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ कह लीजिए, लेकिन ये पब्लिक, बाबा आप भी जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में नेता के पास 2 बजे रात में भी जनता जो है वो लगाव ऐसा रखना चाहती है कि वो जाए और काम करे। वो अब सिर्फ आप विधायक नहीं रहते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं पूरा स्टेट से आपको उम्मीदें हो जाती है। आप 7 बजे के बाद मिलेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट कैसे लेगा आदमी? एक जो गांव का अनपढ़ आदमी है, वो जो आया है आपसे उम्मीद लेकर के, वो अपॉइंटमेंट देखेगा तब तो फिर वैसे ही जाकर के गांव में बोल देगा कि वहाँ तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल इसी वजह से, इन्हीं सभी कारणों के वजह से ड्रॉप होने वाले लिस्टों में उनका नाम है। और दूसरी बात ये भी है कि वर्तमान में जो संगठन है झारखंड कांग्रेस का, वो भी इनको ड्रॉप करने की इच्छा रखता है। और हेमंत सोरेन से भी रिश्ते इनके खराब हुए। इतना ही नहीं, ईडी भले ही इनकी वजह से नहीं, लेकिन इनकी पुत्र की वजह से इनके घर तक पहुंची, वो भी एक कारण है जुड़ा हुआ। दरअसल आपको बता दें, इन सारे विषय को लेकर ये मामला उठ रहा है। हालांकि ईडी के रडार पर आलमगीर साहब भी है, वो एक फ़ोन कॉल को लेकर। तो ये साहेबगंज टोल प्लाजा की बात करें। हाँ, तो इन सब के अलावा लेकिन आलमगीर आलम के नाम पर अगर मान लीजिए 100 कार्यकर्ता से राय ली गई, तो 99 कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सुलभ है, कभी भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये रही कि रामेश्वर उरांव के नाम पर जो है संकट है। हो सकता है कि वो चंपाई सोरेन के कैबिनेट में शपथ नहीं लें, लेकिन अब सवाल ये है सनी कि अब इनका जो सीट वैकेंट होगा, अगर होता है चर्चा के मुताबिक, तो कौन से नाम है जिस पे चर्चा चल रही है, कौन होगा? चूंकि ये ट्राइबल समाज से आते हैं, क्रिश्चियन भी हैं संभवतः। कौन? रामेश्वर उरांव? नहीं, क्रिश्चियन। अच्छा, ट्राइबल समाज से आते हैं, तो इनके नाम के सामने कौन वो नाम है जिसका चर्चा चल रहा है कांग्रेस से? देखिए, सबसे अधिक जो चर्चा है वो भूषण बाड़ा, जो सिमडेगा के विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन इसके साथ चर्चा ये भी जुड़ जाती है, जो वो आदिवासी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और चूंकि कलकत्ता वाला जो प्रकरण हुआ था, उस मामले में कई लोग बोलते हैं कि उसमें इनका भी नाम जुड़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से तो नहीं आया। इनका नाम तो कभी सामने नहीं आया, जब मीडिया पर्सन हम लोग भी देख रहे हैं। इसके अलावे यहीं पर बिक्सल कोंगाड़ी का नाम आ रहा है, लेकिन बिक्सल कोंगाड़ी चूंकि वही प्रकरण में नाम आया था, हालांकि क्लीन चिट मिला, उसमें बाकायदा FIR हुआ, जांच हुआ, तो इसलिए उस हिसाब से तो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन चूंकि नज़र पर उस समय चढ़ गए और लगातार चर्चा हुई, और उसके बाद फिर अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सबसे अधिक चर्चा जो है वो भूषण बाड़ा के नाम की है। तो सनी जैसा बता रहे हैं कि रामेश्वर उरांव को रिप्लेस कर सकते हैं भूषण बाड़ा। हालांकि एक और नाम की चर्चा है विक्सल कोंगाड़ी का, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता में जो पैसे पकड़ाए और उसमें बाकायदा उनको जेल में रहना पड़ा,
हालांकि पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातों का कोई बहुत जगह नहीं है। इन लोगों को फिर से जो है कांग्रेस पार्टी में वापस ले लिया गया है। और लेकिन रामेश्वर और राव छोटा नागपुर से आते हैं और उनका रिप्लेसमेंट कोल्हान में नहीं खोजा जाएगा। कोल्हान के जगह भूषण बाड़ा तो सिमडेगा के हैं। हाँ, सिमडेगा, जैसे विक्सल का उन्होंने नाम लिया तो विक्सल, हाँ, तो वो कोल्हान, तो कोल्हान में इसीलिए कहा जा रहा है कि बन्ना जी भी अगर ड्रॉप होंगे नहीं तो बन्ना गुप्ता भले ही तमाम इस तरीके की बातें चल रही है, लेकिन अगर कोई लकी पर्सन है जिसका मैं बातचीत कर रहा था और बोल भी रहा था कि कौन इन विवादों के बावजूद लकी चेहरा कौन है। कोलेबिरा और सिमडेगा, वो तो कोलेबिरा सिमडेगा जिला में ही है, वो तो इस तरफ ही है, वो कोल्हान में कहाँ पड़ेगा। नहीं, उसी आप देखिए, वैसे नहीं, आप जोड़ा जाता है जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, कोलेबिरा। नहीं ठीक है, वो भूषण बाड़ा का रामेश्वर उरांव के नाम की जगह पे चर्चा चल रहा है। अब तो देखिए फाइनल तो हम लोग डिस्कशन करके तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातचीत हो रही है, जो लोग खुद से फोन कर रहे हैं या फिर हम लोग जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि पहले तो फ्लोर टेस्ट होगा, 5 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है, 2 दिन 5 और 6 को, तो 5 को तो पहले फ्लोर टेस्ट होना है। जैसे ही बहुमत प्राप्त कर लेगी चंपई सोरेन की सरकार, उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा अभी से चल रही है इन नामों की, कौन कंटिन्यू करेंगे, कौन हटाए जाएंगे, और जो हटाए जाएंगे तो उनके नामों के सामने कौन सा वो चेहरा होगा। तो फिलहाल जो रामेश्वर उरांव पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके नाम के सामने भूषण बाड़ा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि भूषण बाड़ा जो सिमडेगा से विधायक हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कांग्रेस कोटे के तरफ से। अब अगला नाम बन्ना गुप्ता का है। बन्ना गुप्ता को लेकर के क्या चल रहा है, हालांकि कई सारी बातचीत आपने भी कही, मैंने भी कहा, बावजूद इसके बन्ना गुप्ता को लेकर के क्या खबर है। देखिए, बन्ना गुप्ता को लेकर पार्टी के अंदर जैसा कि मैं बताया कि कुछ विधायक नाराजगी जता रहे हैं। खुलकर इरफान अंसारी हमेशा बोलते रहे हैं कि भाई हम डॉक्टर की पढ़ाई किए हैं, हमको कम से कम स्वास्थ्य मंत्री तो होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम राज्य को चलाएंगे। और अभी भी वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनके अनुसार 8 विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर ये जो अभी पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनको फिर से रिपीट किया जाएगा तो इनकी नाराजगी बढ़ जाएगी। इरफान भी कर सकते हैं। मतलब सनी जो बोल रहे हैं वो इरफान अंसारी के हवाले से बोल रहे हैं। जामताड़ा से विधायक है इरफान अंसारी, वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन मंत्रियों को कंटिन्यू कराया जाता है, जैसे रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, तो कांग्रेस कोटे के 8 से 9 विधायक नाराज हैं और ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। हालांकि इरफान अंसारी ने जो सन्नी से बातचीत की है उसमें बाकायदा वो कह रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं वो लोग, लेकिन सवाल है और विरोध है। और वो ये बोल रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है तो ऐसे में उनको अपनी बात रखने की जो है पूरी आज़ादी है। और एक प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर से भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। तो बन्ना गुप्ता को लेकर के क्या हम लोगों के पास जो सोर्सेस हैं, इरफान अंसारी का जो विवाद है अभी थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए, तो बन्ना गुप्ता को लेकर के क्या बातचीत चल रही है। बन्ना गुप्ता देखिए, एक तो वैश्य समाज से आते हैं, दूसरा पांडे जी जैसा बता रहे हैं, और है भी सच्चाई कि ये कोल्हान से हैं। तो कोल्हान से कांग्रेस को कोल्हान में मजबूती के साथ खड़ा करने वाला यही एक अभी हैं और इन्हें मंत्री बनाना जरूरी है। गीता कोड़ा भी सांसद हैं लेकिन विधायक के तौर पर बन्ना गुप्ता हैं, और यही वजह है कि इस आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि बन्ना गुप्ता को बच जाएंगे, मतलब ये लकी चेहरा हो सकते हैं। ये चर्चा है कि बन्ना गुप्ता कंटिन्यू करेंगे। पांडे जी देखिए, कोल्हान का डेमोग्राफी समझिए, वहाँ अगर ट्राइबल और मतलब ओबीसी समाज वो मैक्सिमम है। ट्राइबल से ऑलरेडी विधायक हैं इनके पास, ओबीसी से इकलौता विधायक हैं ये उस क्षेत्र में, तो इसलिए इनका मंत्री पद बनना जरूरी है। दूसरी बात है कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी वो एक आता ही है, और मुस्लिम समुदाय में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हैं बन्ना गुप्ता, और वोकल चेहरा। हाँ, और वोकल चेहरा है। और संभवतः अगर ऐसा हुआ, चाईबासा से बात बनाने आता है, पब्लिक को कैसे
शायराना अंदाज में कैसे लुभाना है इनको मालूम है। सनी ही जैसा बता रहे थे कि कैसे ये जैसे ही कोई समस्या लेकर के जाता है तो कैसे नायक की तरह फ़ोन लगाते हैं, भले ही उस पर काम नहीं हो पाए, फ़ोन लगा या नहीं लगे, लेकिन वो एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ हम एक्टिव तो हैं आपके लिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि अगर चाईबासा सीट किसी वजह से छोड़ना पड़ा तो जमशेदपुर सीट पर कांग्रेस दावा ठोकेगी, तो वहाँ पे चाह रही है कि कोई एक मजबूत रहे जो पूर्वी पश्चिमी दोनों में लोकप्रिय हो, ताकि वहाँ का जो कैंडिडेट हो उसको मदद कर पाए। तो जो 3 बाकी बचे मंत्री हैं उसमें ड्रॉप होने वाले चांसेस में सबसे कम इन्हीं का है। चलिए, तो बन्ना गुप्ता कंटिन्यू कर सकते हैं चंपई सोरेन की कैबिनेट में भी। इनके अलावे चौथा जो एक नाम है बादल पत्रलेख का, बादल पत्रलेख को लेकर के भी भारी नाराजगी खास करके कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। जो नेतृत्व है उनके मन में भी बादल को लेकर के सवाल है, लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आते रहती है। तो इनके नाम पर क्या है सनी, क्या बादल पत्रलेख कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चर्चा क्या है, या फिर ये भी ड्रॉप होने वाले हैं? देखिए, बादल पत्रलेख ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, मीडिया से हमेशा दूरी बना कर रखते हैं। देखेंगे कि इस दरवाजे पर अगर मीडिया है तो पीछे के दरवाजे से ये निकल कर चुपचाप चले जाते हैं, ज़्यादा विवाद में पड़ते नहीं हैं। लेकिन जो अभी चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि बादल पत्रलेख को अगर ड्रॉप भी कर दिया जाए तो ये बहुत नाराज़ नहीं होंगे। और जैसा आप बता रहे हैं कि नाराज़गी है, उसको लेकर तो एक कारण है ही। तो बादल पत्रलेख को ड्रॉप करके हो सकता है कि इनके जगह पर महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया जा सके। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि दीपिका पांडे को लोकसभा के उम्मीदवार के बादल पत्रलेख ब्राह्मण कोटे से हैं करके, एक तो है कि वही सबसे बड़ा कारण कि अभी लोकसभा चुनाव में दीपिका पांडे का नाम चल रहा है, प्रदीप यादव का नाम चल रहा है, कांग्रेस के इरफान अंसारी के पिताजी का जो फुरकान अंसारी हैं उनका नाम चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ये ब्राह्मण हैं, दीपिका पांडे भी ब्राह्मण हैं, और दीपिका पांडे की जिनसे शादी हुई है वो फिर ओबीसी में हैं, वो महागामा से ही के ही रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से कई समीकरण को एक साथ साधा जा सकता है। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस बार जो है फर्स्ट टाइमर का बैरियर टूट चुका है, क्योंकि अभी जो समय बचा है उस हिसाब से यहाँ पर किसी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब आगे पहले भी नहीं था, हेमंत सोरेन की कैबिनेट में भी मिथिलेश ठाकुर थे। अच्छा, कांग्रेस को, हाँ, जेएमएम में तो सब फर्स्ट टाइमर ही हैं ज़्यादातर। बेबी देवी चुनाव जीतने से पहले बन गई, फर्स्ट टाइमर भी नहीं। हफीजुल हसन जो है वो बने, मिथिलेश ठाकुर फर्स्ट टाइमर थे। तो अब यही दीपिका पांडे का नाम सबसे अधिक चल रहा है। दीपिका पांडे को लगातार लोग बधाई भी दे रहे हैं। हालांकि जब 2019 में सरकार बननी थी उस समय भी दीपिका पांडे का नाम बहुत चला था, और वो उनको लग भी गया था कि हो सकता है कि मंत्री वो बन जाएंगी, लेकिन पता नहीं किस जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो दीपिका का नाम चलता आगे चलता है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि ये जो बादल पत्रलेख को जो नाराजगी है, खास करके जो कार्यकर्ताओं से जो मेरी बातचीत होती है, वो लोग ये बोलते हैं कि बादल पत्रलेख जैसे पहले थे, मंत्री बनने के बाद जो है पूरा का पूरा पलट गए। और एक तो मीडिया से दूरी रहती है, वो तो एक अलग चीज़ है, उनका अपना स्ट्रेटजी है, वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। लेकिन ये बादल पत्रलेख में जो बदलाव है, क्या वो एक कारण है नाराजगी का? आम लोग, जरमुंडी विधानसभा जो उनका है, वहाँ से भी कई सारे लोग जो फ़ोन कॉल्स करते हैं समस्याओं को लेकर के, और जब हम लोग ये बोलते हैं उनको कि आप अपने मंत्री जी से एक बार बात कर लीजिए, तो उन लोग भी काफ़ी नाराज़गी से बातचीत करते हैं। देखिए, और भी बहुत कारण है। संथाल में देखिए, आपने मुस्लिम समुदाय को साध लिया, संथाल समाज को साध लिया, उसके बाद बचा कि भाई फॉरवर्ड समाज जो देवघर और आसपास के इलाकों में है या बाकी जो है, तो दीपिका को बनाने से ओबीसी और फॉरवर्ड दोनों का ही मामला हल हो जाता है। लेकिन टेक्निकल पेच यहाँ पर एक और है, दीपिका को एज ए लोकसभा का उम्मीदवार देखा जा रहा है, माना जा रहा है। हाँ, तो वो अभी तो बाद की बात है। हाँ, लेकिन उसमें है ये चीज़ें, तो मंत्री रहते उनको लोकसभा लड़ाना या फिर उनको इतना पर्याप्त समय देना, क्योंकि मंत्री रहने से कई बार होता है कि आपको तो दीपिका का नाम चल रहा है ना, उनका नाम में तो प्रदीप यादव भी हैं, वो भी जब से राहुल गांधी से मिल करके आए हैं तो वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। फुरकान अंसारी
वो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ऑलरेडी गोड्डा से, वो भी उत्साहित हैं और दावा कर रहे हैं कि अंसारी वोटर सबसे ज़्यादा झारखंड में है और महागठबंधन को लाभ इन्हीं से मिलना है, तो वो भी दावा कर रहे हैं। तो दावा में जो लोकसभा चुनाव में इन लोगों का नाम चल रहा है, तो फिलहाल जो ये जो दीपिका पांडे का नाम आ रहा है, उस पर क्या आपको लगता है कि जो चर्चा चल रही है उसमें कोई बल है? बल भी है लेकिन भी है, क्योंकि प्रदीप यादव और इनमें दो को टिकट देना है, उसमें से किसी एक को अगर मंत्री पद देते भी हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा ओबीसी समुदाय से एक तीसरा विकल्प भी है जो भले ही संथाल से नहीं है लेकिन उनके परिवार से वो तीसरी टर्म है, वो है अंबा प्रसाद, और वो आसू का बड़का गांव सीट जो मतलब रांची से करीब। लेकिन अंबा के नाम का तो चर्चा भी नहीं है। अब अगर कोई मिरेकल हो जाए, कोई इस तरीके का ये हो जाए तो एक अलग बात नहीं, उसका एक और कारण है, आप समझिए। ये माना जा रहा है कि बीजेपी हजारीबाग लोकसभा सीट में कैंडिडेट चेंज करेगी, और इस तरीके से तो अगर पांडे जी बात करेंगे तब तो ये जो 39 गए हैं हैदराबाद में, सबका एक अपना अपना रीजन है। हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। ये जो खबरें हैं, जो चर्चा हो रही है पार्टी के भीतर कि इन नामों पे चर्चा हो रही है, जो उनके नेता चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं, सवाल ये है कि ये जो नाम है बादल पत्रलेख का, क्या दीपिका पांडे रिप्लेसमेंट हो सकती हैं? क्योंकि इनके नाम की चर्चा चल रही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उनका रिप्लेसमेंट हो सकती हैं दीपिका पांडे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनका रिप्लेसमेंट संथाल से ही होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। नहीं, अभी तो कहना तो कुछ भी मुश्किल है, हर बात मुश्किल में ही है जब तक कि अंतिम नहीं हो जाए। तो अगर आप एक टोटल सभी नामों को जोड़ लिया जाए तो 10 नाम होते हैं। आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, हेमंत सोरेन की कैबिनेट में वो भी बन ही गए हैं। तो सत्यानंद भोक्ता को जोड़ करके और अभी तक जो चर्चा में नाम आए, सब नाम जोड़ लिया जाए तो 11 नाम जो है, 10 नाम चंपई सोरेन को छोड़ करके 10 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि ये नाम मंत्री बन सकते हैं। कुछ पुराने वाले हैं उसमें से और कुछ नए नामों की चर्चा भी हमने की है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं वो बाद में इस वीडियो को जो है पीछे जाकर के देख सकते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से वो 10 नाम हैं जिस पे जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चंपई सोरेन के अलावे 11 पद है कैबिनेट में। तो कुल मिलाकर के जो 12वां पद अब मंत्री पद का जो खाली है, इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि 12वां पद को इस बार भरा जाएगा और वो जो 12वां पद है वो कांग्रेस कोटे को मिलने जा रहा है। चूंकि अब तक 4 ही मंत्री पद कांग्रेस को मिला था, इस बार पांचवा जो 12वां मंत्री पद के तौर पे है वो कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि चंपई सोरेन के अलावे 11 मंत्रियों का पद जो है। चूंकि एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार क्यों ही 12 मंत्री बनते हैं। तो एक नियम है संविधान का कि 100 सीटों के नीचे वाला, यानी कि डबल डिजिट 2 संख्या वाला जितना भी स्टेट में विधानसभा है, मतलब कि झारखंड में विधानसभा की संख्या कितनी है, 81 है, 81 है। अगर इसी तरीके की देश भर में कोई जो दूसरा स्टेट है जहां 99 संख्या है या फिर उससे कम है विधानसभा की, वहां पे 12 पद ही हैं कैबिनेट के। 12% नहीं, 12 पद ही है। और जैसे ही यह संख्या 100 हो जाता है, मतलब 3 डिजिट में चला जाता है, तो 15% पद हो जाते हैं कैबिनेट में। मतलब कि अगर झारखंड में ये संख्या विधानसभा का 100 होता तो यहाँ पे 100 का जो संख्या है उसके हिसाब से 15% जो है पद होते, मतलब कि 15 बनते। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, मान 120 हो गया तो उसका 15, 200 हो गया तो उसका